किसी को यहाँ देशद्रोही नजर आ रहे हैं तो दुर्भाग्य इन लोगों का नहीं है, उन लोगों का है कि उनके आसपास का एनवायरनमेंट देशद्रोहियों से भरा पड़ा है। बाबा रामदेव जब आंदोलन पे बैठे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ तो किसी ने उन्हें आतंकवादी नहीं कहा था। अन्ना हजारे बैठे थे तो किसी ने नहीं कहा था। अरविंद केजरीवाल बैठे तो किसी ने नहीं कहा था। इसका सबूत है, देश के लोग जिंदा हैं, देश में देशभक्ति जिंदा है, उस चीज़ का प्रमाण है। अगर देश में आंदोलन ना हो, सरकारों का विरोध ना हो तो किस बात की डेमोक्रेसी। आज विरोध हो रहा है और हम विरोध कर पा रहे हैं और विरोध में लोग शामिल हैं, तो इसका मतलब देश में लोकतंत्र तो जिंदा है। आज ये जो आंदोलन होते हैं ये किसी गड़बड़ व्यवस्था को ठीक करने के लिए होते हैं, उस व्यवस्था के विरोध में होते हैं। तो 18 बच्चों ने जो सुसाइड किया, दोबारा कोई बच्चा सुसाइड करने पे मजबूर ना हो, ये उसका आंदोलन है। भाई पेपर लीक हुआ, दोबारा कोई पेपर लीक ना हो, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो, उसका आंदोलन है। आप इस चीज़ को ठीक करने को आप कहते हो ये देशद्रोही पना है, तो भाई अगर ये देशद्रोही पना है तो भाई मैं इस देशद्रोही पने के साथ हूँ। यहाँ जो लोग आंदोलन कर रहे हैं हो सकता है इन्हें इंसाफ ना मिले, लेकिन इनकी वजह से जिन बच्चों का भविष्य सुधरेगा वो इन लोगों को याद करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और इस वक्त मेरी मौजूदगी कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में है। रात के तकरीबन 12 बजने वाले हैं, लेकिन यहाँ की तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगाएंगे कि किस प्रकार से कॉकरोच जनता पार्टी और तमाम जेनजी छात्रों का जोश थमने का नाम तो बिल्कुल नहीं ले रहा है। यह आंदोलन किस प्रकार से सिर्फ आंदोलन नहीं रह गया बल्कि महा आंदोलन में तब्दील हो रहा है, क्योंकि साइंटिस्ट सोनम वांगचुक ने सीधे तौर पर कहा है कि हम अब न केवल बैठेंगे, न केवल आंदोलन करेंगे, बल्कि भूख हड़ताल पर बैठेंगे। भूख प्यास सब त्याग के अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की जा रही है। सोशल मीडिया का वायरल चेहरा अमीरुल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं पहले तो इस आंदोलन को? देखिए, कोई भी आंदोलन हो, ये आंदोलन नहीं होते, ये देश को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था जिंदा है, ये उस चीज़ का सबूत है। देश के लोग जिंदा हैं, देश में देशभक्ति जिंदा है, उस चीज़ का प्रमाण है। अगर देश में आंदोलन ना हो, सरकारों का विरोध ना हो तो किस बात की डेमोक्रेसी। आज विरोध हो रहा है और हम विरोध कर पा रहे हैं और विरोध में लोग शामिल हैं, तो इसका मतलब देश में लोकतंत्र तो जिंदा है, किसी भी कोने में सही। लेकिन महज 2 किलोमीटर मुश्किल से संसद मार्ग थाना भी है, संसद भी पास में है। शिक्षा मंत्री वैसे तो जवाबदेही तय नहीं करते हैं, लेकिन बावजूद इसके जब किसी टीवी चैनल पर वो इंटरव्यू देते हैं तो वो कहते हैं सीजेपी का आंदोलन नहीं बल्कि आप उसे दहशतगर्दों की बी टीम कहिए। भाई ये पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि देश का कोई मिनिस्टर ऐसी बात कह रहा है आंदोलनकारियों के बारे में। बाबा रामदेव जब आंदोलन पे बैठे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ तो किसी ने उन्हें आतंकवादी नहीं कहा था। अन्ना हजारे बैठे थे तो किसी ने नहीं कहा था। अरविंद केजरीवाल बैठे तो किसी ने नहीं कहा था। तो क्यों नहीं कहा था? क्योंकि हमारे पास एक नज़रिया होता है और वो नज़रिया इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हमारे चारों ओर का एनवायरनमेंट क्या है। अंधे को सारी दुनिया अंधी नज़र आती है, बहरे को सारी दुनिया बहरी, गूंगे को सारी दुनिया गूंगी। अगर किसी को यहाँ देशद्रोही नज़र आ रहे हैं तो दुर्भाग्य इन लोगों का नहीं है, उन लोगों का है कि उनके आसपास का एनवायरनमेंट देशद्रोहियों से भरा पड़ा है। अगर किसी को यहाँ पर क्रांतिकारी नज़र आता है तो उसका सौभाग्य है, क्योंकि उसके आसपास क्रांतिकारी लोग हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट क्या है। तो यहाँ पर देखो, जैसे भगत सिंह थे, लाला लाजपत राय थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, अशफाक उल्लाह खान है, वीर अब्दुल हमीद साहब हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे देश में स्वतंत्रता सेनानी रहे भाई। तो एक बात बताओ, भगत सिंह अंग्रेजों को क्या दिखते थे? देशद्रोही दिखते थे। भाई महात्मा गांधी क्या दिखते थे? देशद्रोही दिखते थे कि देश का विरोध करने वाले हैं। लेकिन असल में देशद्रोही कौन था? अंग्रेजी सरकार थी जो इन लोगों पर अत्याचार कर रहे थे। भगत सिंह की इंटेंशन क्या थी? देश में आज़ादी लाना। भगत सिंह को आज़ादी नहीं मिली, लेकिन भगत सिंह के क्रियाकलापों से, उनकी कुर्बानियों से आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। तो यहाँ जो लोग आंदोलन कर रहे हैं हो सकता है इन्हें इंसाफ ना मिले, लेकिन इनकी वजह से जिन बच्चों का भविष्य सुधरेगा वो इन लोगों को याद करेंगे। अच्छा, मुझे ये जानना है, जैसे इस प्रकार का आंदोलन हो रहा है और तमाम तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं, लोग देख भी रहे हैं, तो अब क्योंकि 2 पक्ष होते हैं हर एक आंदोलन के, तो दूसरा पक्ष ये कह रहा है ये तो एंटी नेशनल लोग हैं, इनसे तो क्या ही बात करना। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या होती है देशभक्ति? देश को सुधारना या देश को बिगाड़ना, ये समझने की बात है। आज ये जो आंदोलन हो रहा है ये देश में एक सुधार के लिए हो रहा है कि देश में 90 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं, वो लीक नहीं होने चाहिए। एक तरफ वो लोग हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं कि तुम लीक का विरोध क्यों कर रहे हो, यानी लीक होते रहने चाहिए।
तो देश में किसी चीज़ को सुधार करने वाला देशभक्त होगा या व्यवस्थाओं को बिगड़े बने रहने देने वाला देशभक्त होगा, ये देश की जनता तय करे। आज ये जो आंदोलन होते हैं ये किसी गड़बड़ व्यवस्था को ठीक करने के लिए होते हैं, उस व्यवस्था के विरोध में होते हैं। तो 18 बच्चों ने जो सुसाइड किया, दोबारा कोई बच्चा सुसाइड करने पे मजबूर ना हो, ये उसका आंदोलन है। भाई पेपर लीक हुआ, दोबारा कोई पेपर लीक ना हो, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो, उसका आंदोलन है। आप इस चीज़ को ठीक करने को आप कहते हो ये देशद्रोहीपना है, तो भाई अगर ये देशद्रोहीपना है तो भाई मैं इस देशद्रोहीपने के साथ हूँ, क्योंकि देश में कुछ अच्छा करना देशभक्ति है मेरी नज़र में। अगर कहीं कचरा पड़ा है आप उसको उठा के डस्टबिन में डाल रहे हैं, आप देश के बारे में सोच रहे हैं तब डाल रहे हैं, तो ये भी देशभक्ति है। कोई आदमी रास्ते पे खड़ा है, परेशान है, आप उसको रास्ता बता रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं, किस नाते कि वो भी हमारे देश का नागरिक है, एक आदमी है, तो भाई नैतिकता के नाते कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह की देशभक्ति है, मॉरलिटी। इन दिनों तो सबसे बड़े देशभक्त कौन है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। लेकिन टीवी चैनल खोलते होंगे तो समझ ही जाते। मेरे हिसाब से इस देश का देशभक्त है, इस देश का मिडल मैन। भाई कई लोग कोरोना में इस बात को मैंने कहा था कि कोरोना में कहते हैं कि जिंदगियां बर्बाद हो गई। भाई गरीब पे था क्या जो लुट गया? मैं ये कहता हूँ गरीब पे ये था कि सुबह खाया शाम सो गया, गरीब वो है। अमीर वो है जिस पे लुट भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी वो होता है जो हर वक्त संघर्षों में जीता है, जो अपनी पिछली ज़िंदगी से आगे की ज़िंदगी में सुधार लाने की कोशिश करता है, जिसकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट होती हैं, छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं, वो बर्बाद हो गई कोरोना में। तो असली देशभक्त जो होता है, जो इस देश में नियमों के साथ रहना चाहता है, जो इस देश में टैक्स भी पे करता है, जो इस देश में कुछ चीज़ें मांगता है लेकिन वो नहीं मिलती। आप देखते होंगे बहुत सारी सोसाइटियां हैं वो घोटाला कर देती हैं कि सोसाइटी में ये मिलेगा वो मिलेगा फ्लैट में, ठीक, उसमें कौन रहता है? मिडिल आदमी रहता है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन उसके साथ शोषण हो जाता है। किराए पे कौन रहता है? लोअर मिडिल क्लास रहता है। तो उन लोगों की बात है, वो लोग अपना जीवन बेहतर करना चाहते हैं। और यहाँ जितना यूथ है ना, ये सब जो है लोअर मिडिल क्लास है। इनमें से कोई अमीर बाप का बेटा नहीं है, अमीर बाप का बेटा नज़र आएगा ही नहीं। यहाँ आएंगे लोअर मिडिल क्लास के लोग, बहुत ज़्यादा तो अपर मिडिल क्लास के लोग, तो जो इस देश का 80% आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं। भले यहाँ पर 500, 200, 800, 900 लोग होंगे, लेकिन ये 800 लोग इस देश के 80% लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लगभग 100 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर आप अपने घर में बैठे हैं, आपका बच्चा स्कूल जाता है, तो आप इस आंदोलन का हिस्सा हैं। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे की भविष्य की बात हो रही है। पेपर लीक होगा तो इफेक्ट आपके बच्चे को भी पड़ेगा। आपको लगता है कि ये सारी सरकार को बातें समझ नहीं आती होंगी, या सरकार समझदार नहीं है? सरकार ज़रूरत से ज़्यादा समझदार है। सरकार को सब समझ में आता है, लेकिन एक होता है, देखो, एक समझ नहीं आता और एक समझना नहीं चाहता, तो सरकार दूसरी वाली कंडीशन में है। जो सोया है आप उसे जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है ना, एक बाल्टी पानी मुंह पे दे के मारिए वो जागेगा नहीं। तो ये सरकार है, ये सोने की एक्टिंग कर रही है, ये बहुत समझदार है, लेकिन ये चाहती है कि किसी भी तरीके से सत्ता में बनी रहे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि एक सरकार की ईगो कलेश का, कि सरकार जो इस्तीफे नहीं कराती वो इस्तीफा करा कैसे दे। बहुत छोटी बात है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बहुत छोटी बात है, लेकिन बात यहाँ ईगो की है। कई लोग कहते हैं ना इस्तीफा दे दोगे तो क्या होगा? प्रधान जी का इस्तीफा हो ना हो, लेकिन अगर इस देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो तो इस देश में बहुत कुछ बदल जाएगा। हमारे घर मोहल्ले पड़ोस में हिंदू मुस्लिम के कलेश बंद हो जाएंगे, पुलिस वालों पर वर्कलोड खत्म हो जाएगा, ये जुलूस में तांडव बंद हो जाएंगे, ये जुलूस जलसों में और ये रैलियों में जो पत्थरबाजी होती है एक झटके में ख़त्म हो जाएगी, हिंदू मुस्लिम का मतभेद खत्म हो जाएगा। इन सब की जड़ में अगर कुछ है तो बीजेपी सरकार है, ये सब एक साथ खत्म हो जाएगी। कैसे देख रहे हैं आप इस आंदोलन को? कब तक और लंबा ले जाने वाले हैं आप लोग? भाई देखो, आपने एक लाइन सुनी थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोहर कितना बाजू है कातिल में। तो जो क्रांतिकारी लोग होते हैं, जो परिवर्तन करना चाहते हैं, वो ये नहीं देखते कि आंदोलन कितने लंबे टाइम तक चलेगा।
वो ये देखते हैं कि हमारी सांसें कब तक चलेंगी। जब तक सांस चलेगी जब तक आंदोलन चलेगा। जब हिम्मत हार जाएंगे, सांसें खत्म हो जाएंगे, आंदोलन खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक और सबसे अहम और आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्योंकि ये सवाल बहुत बार किया गया है, यहाँ की तमाम क्लिप डालकर जो समर्थक हैं बीजेपी के उन्होंने भी कहा कि आप लोग अब मुद्दे पे नहीं रह पा रहे हैं। आप शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कभी इस्तीफा मांग रहे हैं, तो कभी आप लोग जय भीम के नारे लगा रहे हैं, तो कभी अम्बेडकरवाद जिंदाबाद कह रहे हैं, तो कभी आप LGBT पर बात करने लगते हैं, और सब उससे भी ज़्यादा, हालांकि ये बहुत नीच रहा कि जो LGBT कम्युनिटी के लोग आए थे उनके कपड़ों को लेकर टीका टिप्पणी की जा रही है। तो कह रहे हैं करना क्या चाहते हैं आप लोग? देखो, LGBT की तरफ से एक नारा लगाया गया है यहाँ कि मेरा लिंग मेरी मर्जी। तो सरकार कहती है ना, सरकार ये तो भैया हमारा फंडामेंटल राइट्स है। अब क्या चाहते थे कि वो लोग स्टेज से ये नारा लगाएं कि मेरा लिंग तुम्हारी मर्जी? ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर किसी का लिंग और उसकी मर्जी है तो इसमें तुम्हें विरोध क्यों हो रहा है या तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? और अगर तुम्हें हंसी आ रही है तो सीधे सीधे इस चीज़ का प्रमाण दे रहे हो कि सामाजिक रूप से बड़े ही नीच हो तुम। मेरा लिंग मेरी मर्जी, भाई ये किसी एक समुदाय को, भाई ट्रांसजेंडर समुदाय को फ्रीडम देने की बात है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री आर्टिकल 377 लागू करते हैं कि भाई यहाँ पर फ्रीडम दी जाए उन्हें, दूसरी तरफ उनके गुर्गे आके कहते हैं ये क्या नारा लग रहा है। भाई जब आंदोलन होता है ना तो यहाँ पर विचारधाराएं आती हैं और देश में अलग अलग बातें होती हैं। आज कोई आया है यहाँ पर और वो कह रहा है, उसको एक मंच मिला है मेरा लिंग मेरी मर्जी, तो उसको स्वागत होना चाहिए, ना कि उसको उस पर कमेंटबाजी होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये कि कहा अम्बेडकरवाद जिंदाबाद, जय भीम, जय भीम, और बाहर से कोई नारा लगा रहा था जय छोटा भीम। तो बाबा साहब अम्बेडकर का कितना अपमान है। और ये शायद इस देश की जातिवाद की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि वो बाबा साहब अम्बेडकर में संविधान निर्माता को नहीं देख पा रही, वो उनकी जाति को देख रही हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है। अम्बेडकरवाद यानी इस देश में कानून का राज, अम्बेडकरवाद यानी इस देश में हर धर्म से ऊपर संविधान का राज, अम्बेडकरवाद यानी इस देश में समानता का अधिकार, अम्बेडकरवाद यानी जिस धर्म को तुम मान रहे हो, जिसका तुम डंका ठोक रहे हो, छाती पीट रहे हो, उस धर्म को मानने का अधिकार। अम्बेडकरवाद यानी इस शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका तुम शोषण कर रहे हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का अधिकार। आप कहते हो ना अम्बेडकरवाद क्या है? ये जो पुलिस की वर्दी है, ये पुलिस थाने हैं, ये अम्बेडकर भवन है जी। बिना कानून के चलते हैं क्या? इन थानों में क्या पढ़ाया जा रहा है? अम्बेडकरवाद कानून की किताबें, ये पुलिस की वर्दी किसके तहत आई? कानून की किताब के तहत। तो जब सब कुछ अम्बेडकरवाद है, तुम्हें स्टेज के नारों से बुरा लगता है तो पुलिस स्टेशन में जाना छोड़ दो, वो भी अम्बेडकरवाद है। पुलिस की वर्दी को देख कर नफरत करने लग जाओ, वो भी अम्बेडकरवाद है। पुलिस की नौकरियों के लिए जो लोग दौड़ भाग लगा रहे हैं उन्हें छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ अम्बेडकरवाद है। ये अस्पताल जो हैं, शिक्षा व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं, ये सब अम्बेडकरवाद की नींव है। अम्बेडकरवाद का मतलब ये है कि इस देश के आम नागरिक को मौलिक ज़रूरतों को पूरा करना और उनको समानता का भाव देना, उनको फ्रीडम देना, इक्वलिटी देना, ये अम्बेडकरवाद है। और अगर इन नारों से या जय भीम के नारों से, अम्बेडकरवाद और जय भीम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अगर किसी को इस नारे से दिक्कत हो रही है तो दिक्कत नारों से नहीं है, उसको देश के संविधान से है। और जो देश के संविधान का नहीं वो देश का नहीं, तो फिर उनकी देशभक्ति कैसी? देश विरोधी है जी। उनकी देशभक्ति कैसी है? अमरुल की इतनी सारी बातों के बाद तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ भी कहने की आवश्यकता है। हालांकि अमरुल सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आप किसी भी पक्ष से सोचिए, पक्ष में रहिए, विपक्ष में रहिए, लेकिन मसला बहुत गंभीर है। मसला आपकी शिक्षा का है। तो जब बात शिक्षा पे आ गई है तो बात रोजगार पे आ गई है, रोजगार पे आ गई है तो बात पेट पे आ गई है। अब पेट की लड़ाई यहाँ से शुरू हो गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग लगातार जारी है। अमरुल भी कह रहे हैं कि जब तक इस्तीफा नहीं लेंगे, कोई दिन तारीख निर्धारित किया नहीं है, तब तक तो आंदोलन करते रहेंगे। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव।